अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प, खौफनाक और पुरअसरार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उस पहाड़ी और जंगली कस्बे में मैं तब्दीली के आर्डर पाकर परेशान हो गया था, मगर क्या करता, सरकारी हुक्काम की पाबंदी भी तो करनी थी। इसलिए मैं बादले नख्वास्ता उस कस्बे में जा पहुंचा जहां मेरे महकमे के दफ्तर की ब्रांच हाल ही में खोली गई थी। मैं यहां पहुंचा तो वो इलाका मुझे बहुत खूबसूरत लगा। चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ थे। उन पहाड़ों में खाइयां भी थी, जंगली जानवर और मुख्तलिफ किस्म के पौधे थे। मौसम बहार में जब दरख्तों पर सब्जा आता और रंग बिरंगे फूल खिलते तो उनकी महक दिलो दिमाग को मशहूर कर देती और वो इलाका जन्नत का समा पैदा कर देता। मेरी रिहाइश एक टीले पर बने हुए एक छोटे से मकान में थी जहां से पूरे कस्बे का नज़ारा होता था। वो मंजर दिल को बहुत ही भला लगता था। रात का खाना खाने के बाद अमूमन मैं चहलकदमी के लिए इधर उधर निकल जाता था। कभी अकेला होता और कभी किसी दोस्त या साथी के हमरा घूमता रहता। कभी तो जल्दी वापस आ जाता और कभी रात गए देर से वापसी होती। वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते की शाम थी। मैं अकेला ही घूमने निकल गया था। मैं एक सड़क के किनारे एक फिल्मी नगमा गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। उस सड़क पर कोई आबादी ना थी, अलबत्ता खासे फासले पर लाइटें लगी हुई थी जिनमें से इक्का दुक्का जल रही थी और ज़्यादातर ख़राब होने की वजह से बुझी हुई थी। एक लाइट वाले खंबे के करीब से गुजरते हुए मुझे किसी बिल्ली के कराहने की आवाज़ आई तो मैं उस सिमत मुतवज्जो हो गया जिस तरफ से आवाज़ आई थी। रोशनी होने की वजह से मुझे नज़र आ गई। सर्दी की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। लगता था वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मुझे उस पर प्यार के साथ साथ रहम भी आया। मैं उसे उठाकर जल्दी जल्दी अपनी रिहाइशगाह लौट आया। मैंने हीटर ऑन किया और उसे तौलिए में लपेटकर हीटर के करीब रख दिया। कुछ ही देर में उसकी हालत संभल गई। मैं उसकी सेहत की बेहतरी पर खुश और मुतमईन हो गया। लगता था उसे भूख भी लगी हुई है। मैंने डबल रोटी के टुकड़े दूध में भिगोकर उसे खिलाने शुरू कर दिए। खाने के बाद मैंने लाइट बंद की और सो गया। वो 3 दिन मेरे पास रही। मैंने उसकी खूब खिदमत की, खूब दूध पिलाया तो उसके मुर्दा जिस्म में एक नई जिंदगी पड़ गई। चौथे रोज वो गायब हो गई तो मैंने उसकी कमी शिद्दत से महसूस की। ख्वामख्वाही मुझे उससे उन्स हो गया था। 1 माह गुजर गया तो मैं भी उसे भूल गया। एक रोज फिर मुझे वो अपने मकान में नजर आ गई। मैंने उसे बुलाया तो वो मेरे कदमों में आकर लौटने लगी। मैंने उस रोज भी उसे दूध पिलाया। उसने दूध पिया और फिर भाग गई और मैं उसे आवाजें ही देता रह गया। मैं हैरान था कि वो कहाँ गायब हो गई है। मुझे उसकी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। उनमें एक अजीब सी कशिश थी। लगता था कि वो गहरा नीला समंदर हो जिनमें डूब जाने को जी चाहता है। ये सिलसिला 6 माह तक चलता रहा और वो बिल्ली बड़ी हो गई थी। एक रोज मैं गुनूदगी के आलम में था कि एक निहायत ही मशहूर कुन खुशबू मेरे कमरे में फैल गई। ऐसी खुशबू मैंने इससे कबल महसूस न की थी। मैंने फौरन आंखें खोल दी ताकि देख सकूं कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे यकीन था कि मैं रात को लाइट बंद करके सोया था, मगर इस वक्त कमरा एक अजीब सी रोशनी से भरा हुआ था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। वो रोशनी सफ़ेद थी, दूधिया थी या कोई और। मैंने बल्ब की तरफ देखा तो वो जल नहीं रहा था। तो फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मैं उठकर बैठ गया। इधर उधर देखा तो नजर आया कि वो रोशनी खिड़की की जानिब से आ रही थी। उस खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी जो बहुत हसीन लग रही थी। मैं उसे देखकर शशदर रह गया कि ये कौन है और यहाँ क्यों आई है। अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि खिड़की तो बहुत ऊंचाई पर है और खिड़की के बाहर खड़े होने की जगह भी नहीं है, तो ये खिड़की के बाहर कैसे खड़ी है? मैंने अपनी आंखों को अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों की हथेलियों से रगड़ा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, मगर वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उस लड़की ने हल्का सुनहरी किस्म का लिबास पहन रखा था जो इतना बारीक था कि उसमें से उसका तौबा शिकन जिस्म साफ नजर आ रहा था। उसके बालों का रंग भी सुनहरा था। उनके साए में उसका चेहरा चांद की मानिंद जगमगा रहा था। उसकी नीली आंखें देखकर मैं दंग रह गया। यूं लगा जैसे मैं यही आंखें पहले भी कहीं देख चुका हूं। उस पुरजमाल हस्ती के हुस्न ने मुझे इस कदर मशहूर कर डाला कि मैं उसे एक टिक देखे जा रहा था। कुछ सोचने और समझने की मोहलत ही न मिल रही थी। लगता था जैसे उसने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया हो। तुम कौन हो? मैं घबराए हुए लहजे में बोला। उसके लबों पर एक दिलनशी मुस्कुराहट फैल गई जो मेरी रूह में उतर सी गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई रंगीन सी फुहार फूटती हो।
اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونا لیزا اور ایلزبتھ ٹیلر کی مسکراہٹیں بھی ہیچ نظر آئی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابھی تک نہ بولی تھی، اس لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ وہ پھر اسی طرح مسکرائی اور بولی تو یوں لگا جیسے فضا میں جل ترنگ بج اٹھے ہوں، میں فردوس ہوں۔ اندر آ جاؤ، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی اندر آ چکی ہوتی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بےتابی سے کہا۔ نہ جانے کیسے وہ لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی؟ میں خوفزدہ سا ہو کر اس کے حسن بلاخیز کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی جان گئی کہ میں پریشان اور خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوئی۔ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ ہی کی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو، جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ مخلوقات ہیں، میرا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی، تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق ہے، ہمدردی اور خلوص کا، اسی ناطے میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں روحان سا ہو کر بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی تھی۔ یہ تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ تمہیں تو آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں وہ بلی تو یاد ہوگی جو تمہیں سڑک کے کنارے ملی تھی اور تم اسے گھر لے آئے تھے، دودھ پلایا تھا، ڈبل روٹی کھلائی تھی؟ ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تم تھی، اور اب یہ روپ، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ تم ڈرو نہیں، میں جن بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس مجسمہ حسن و نور کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو میرے حواس پر طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام فردوس ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کے لیے آئی ہوں۔ ہماری اور تمہاری دنیا ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، لیکن ہماری زبان اور مکان، تمہاری فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہے، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہے۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرانے لے جاؤں گی، چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تمہاری دنیا ضرور دیکھوں گا، میں نے بنا سوچے کہہ دیا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھاتی جا رہی ہو اور میں اس دھند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اب ارد گرد دیکھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور تک دلکش اور حسین قطعات تھے، رنگ برنگے پھول تھے، پھول سے لدے ہوئے درخت تھے۔ کیسی لگی تمہیں میری دنیا؟ بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت، میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان آنکھوں میں سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں اور تم کوئی اور مخلوق ہو، میں نے مسرت بھرے انداز میں کہا۔ میں بھی تمہیں بے حد چاہنے لگی ہوں، مگر ہمیں شادی کے بعد ساری عمر تڑپتے ہوئے جینا پڑے گا، وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی پڑے گی، جو اس قبیلے کا سردار بھی ہے، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ان کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کسی آدمزاد کا بغیر اجازت آنا ایک جرم ہے۔ آؤ نیچے چلیں، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی ہے۔ عدالت لگ چکی ہے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ ہمیں لینے خود ہی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فردوس یہ آدمزاد کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟
सरदार गरजदार आवाज में बोला, बाबा ये मेरा मोहसिन है और मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। फिर उसने सरदार को तमाम वाकया बता दिया। जब मैंने शदीद सर्दी में उसकी जान बचाई थी। वो सब कुछ सुनकर सरदार बोला, ये वाकई तुम्हारा मोहसिन है, इस वजह से हम इसे बगैर इजाज़त अपनी दुनिया में आने पर माफ़ करते हैं। अब ये हमारा मेहमान ख़ास होगा। बाबा ये मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है, वो बिला झिझक बोली। ठीक है, इसे मेहमान खाने में ले जाओ। ये कहकर सरदार उठा और एक तरफ चल पड़ा। फिरदौस ने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर एक इमारत के अंदर दाखिल हो गई। वो मुझे इमारत के एक खूबसूरत और आरामदेह कमरे में ले गई। उसके आराइश को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। फिरदौस मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर निकल गई। मैं कमरे के हसीन नक्शो निगार में खोया हुआ था कि एक हसीन और नौम्र लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने सफ़ेद और बारीक लिबास पहन रखा था। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, गुस्ल फरमा लीजिए। यह कहकर वो मुझे एक बहुत बड़े गुस्ल खाने में ले गई। ताश के अंदर बने हुए तालाब से खुशबू भरी भाप उठ रही थी। वो मुझे खुद गुस्ल कराना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया और उसके जाने के बाद मैं खुशबूदार तालाब में उतर गया। मैं गुस्ल करके कमरे में आया तो उस लड़की जैसी दो और नौउम्र लड़कियां कमरे में कालीन पर दस्तरखान बिछाकर उस पर काबिल लाकर रखने लगी। वो एक बहुत बड़ी दावत का खाना था जो कई लोग खा सकते थे, मगर वो दस्तरखान सिर्फ मेरे लिए था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे खाने नहीं खाए थे और ना ही कभी उनके बारे में सुना और पढ़ा था। खाने के बाद मुझे निहायत ही उम्दा और खुशबूदार कहवा पेश किया गया। खाने और कहवा पीने के बाद मुझ पर एक किस्म की गुनूदगी सी तारी होने लगी थी कि अचानक एक खादमा आ गई और कहने लगी, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपको याद फरमाया जा रहा है। मैं उस खादमा के पीछे चलता हुआ एक बहुत बड़े हाल में पहुंच गया। उस हाल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। एक सुर्ख रंग का फूलदार कीमती कालीन बिछा हुआ था जिस पर सुनहरी कुर्सियां बिछाई गई थी। एक तरफ एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे सिनेमा घरों की स्क्रीन होती है। एक तरफ एक स्टेज बनाया गया था जहां पर उनका सरदार दरमियान में एक बड़ी और शाही तर्ज की कुर्सी पर बराजमान था। उसके दाएं तरफ वाली कुर्सी खाली थी, जबकि बाएं तरफ फिरदौस दुल्हन के रूप में बैठी थी। स्टेज पर रखी दीगर कुर्सियों पर एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थी। मुझे वो खादमा सरदार के साथ वाली कुर्सी तक ले गई। सरदार ने मुझे उस पर बैठने को कहा तो मैं वहां बैठ गया। सरदार ने निकाह खां को बुलाया तो वो भी स्टेज पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। सरदार ने उसे मुखातिब करके कहा, मोहतरम शुरू कीजिए। निकाह खां ने मेरा नाम पूछा, फिर वालदा का। वो सब कुछ एक रजिस्टर में लिखता जा रहा था। फिर उसने मुझसे एक बार कहलवाया कि तुम्हें फिरदौस अख्तर वल्द सरदार इस्तजाबत कबूल है। मैंने कहा, कबूल है। फिर वो उठकर फिरदौस के पास गया और उसे भी यही कहा। तुम्हें शम्स वल्द नूर अहमद कबूल है। फिरदौस ने कहा, कबूल है। इसके साथ ही हाल तालियों और मुबारकबाद के शोर से गूंज उठा था। कुछ देर बाद जब शोर थमा तो हाल का पर्दा उठा दिया गया और वहां रक्सो साज का प्रोग्राम शुरू हुआ। हसीन और जवान लड़कियों ने ऐसा रक्स किया कि लगा जैसे सब कुछ साकित हो गया हो। वो सब एक से बढ़कर एक हसीन थी। ऊपर से सफ़ेद और नीमुरियां लिबास में उनका जिस्म क़यामत ढा रहा था। उस जैसा रक्स मैंने जिंदगी में ना देखा था। लगता था कि सारे जहान का हुस्न उस हाल में सिमट आया है। ऐसी मौसीकी मैंने कभी ना सुनी थी। जी चाहता था कि वो यूं ही नाचती और गाती रहें और मैं सुनता और देखता रहूं। लेकिन देर गए बिलाखिर वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मुझे और फिरदौस को एक खूबसूरती से सजाई गई ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। वहां आकर फिरदौस ने दुल्हनों वाला लिबास उतारकर एक सुनहरी लिबास पहन लिया। उस वक्त उसका हुस्न क़यामत ढा रहा था। उसने लाइट बंद की और मेरी बाहों में समा गई। फिर उस नीम तारीख ख्वाबगाह में न जाने कितना वक्त गुजर गया। कितने दिन कितनी रातें मुझे ये मालूम न था, क्योंकि हम दोनों उस ख्वाबगाह से बाहर ही ना निकलते थे। हमें हर आसाइश और ज़रूरियात वहाँ ही मुहैया की जा रही थी। मेरी दुनिया फिरदौस और उस ख्वाबगाह तक ही महदूद होकर रह गई थी। मुझे सिर्फ फिरदौस याद थी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं था। शम्स, अब आपके जाने का वक्त हो गया है। एक दिन फिरदौस उदास लहजे में बोली। कहाँ जाने का? मैंने परेशान सा होकर पूछा। वापस तुम्हारी अपनी दुनिया में, वो सिसकते हुए बोली। अब मैं और तुम कभी नहीं मिल सकेंगे। नहीं फिरदौस, मैं अब यहीं रहूंगा।
मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा, मैंने अटल लहजे में कहा। नहीं शम्स, तुम्हें जाना होगा। हमारी इस दुनिया का यही कायदा और कानून है। यहाँ कोई आदमजाद आ ही नहीं सकता, और अगर आ जाए तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी पसंद हो, मेरे शौहर भी हो, इसलिए जिंदा हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम वापस चले जाओ, वरना तुम जिंदा ना रह पाओगे। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा फिरदौस, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने मुझे मोहब्बत के उस रंग और शिद्दत से रूशनास करवाया है कि अब मुझे अपनी दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी ना लगेगी। मैंने यकीन से कह दिया। शम्स, बेकार की जिद छोड़ दो, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मगर तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शम्स, ये भी नामुमकिन है, क्योंकि अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात कभी ना होगी। हाँ, हुई भी तो अगले जहां में होगी, क्योंकि हमारी और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। माना कि हमारी शक्लें इंसानों जैसी हैं, मगर इसके बावजूद हम तुमसे मुख्तलिफ हैं। तुम्हें जाना होगा। फिरदौस की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिरदौस, ये जुल्म है, जुल्म है, जो तुम मुझ पर ही नहीं अपने ऊपर भी कर रही हो, मैंने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। वो रोते हुए बोली, अब मैं कभी ना ही तुम्हारी दुनिया में जा सकूंगी और ना ही तुमसे मिल सकूंगी। फिर मैं अपनी दुनिया में जाकर क्या करूंगा? मुझे यहीं मर जाने दो, मैंने हिम्मत हारते हुए कहा। यह भी नहीं हो सकता। अगर तुम यहां रह भी गए तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में फेंक आएंगे। आओ मेरे साथ, वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली। कहाँ? मैंने मायूसी भरे अंदाज में कहा। उसी पहाड़ी पर जहां हम मिले थे। मैं फिरदौस के हमरा चलता हुआ उसी पहाड़ी पर आ गया। मैंने नीचे आबादी की तरफ देखा तो फिरदौस के कबीले के तमाम लोग एक जगह जमा थे और हम दोनों की तरफ देख रहे थे। शम्स, अब तुम अपनी दुनिया में जाओगे, वरना मेरे कबीले के लोग कयामत बर्पा कर देंगे। ठीक है फिरदौस, मुझे अब तुम्हारी जुदाई सहनी ही पड़ेगी। बस तुम ये समझ लेना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, एक बात और याद रखना, अब तुम अपनी दुनिया में जाकर किसी औरत से शादी मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। फिरदौस ये कहकर मेरे करीब तर आ गई। वो उदासी भरे लहजे में बोली, मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी गहरी नीली झील जैसी आंखों में देखा तो देखता ही रह गया। फिर नीली धुंध मेरे चारों तरफ फैलने लगी और मैं उसमें डूबने लगा। मैंने फिरदौस को पकड़ने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर वो ना जाने कहां चली गई थी। मैं खला में हाथ पैर मारता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटने लगी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था और शदीद बुखार की शिद्दत से सुलग रहा था। चंद लम्हों बाद मैं फिर बेहोश हो गया। मैं 3 माह तक बीमार रहा। मुझे अजीब किस्म का बुखार हो गया था। डॉक्टरों की समझ में उसका इलाज नहीं आ रहा था। दिन ब दिन मैं कमजोर होता जा रहा था। मुझे फिरदौस अब भी याद आती थी। लगता था वो सब ख्वाब था, मगर नहीं। इतना भरपूर और मुसलसल ख्वाब, वो हकीकत थी। फिरदौस से जुदाई का दुख मेरे अंदर करवटें लेने लगा। मैं उसके बगैर उदास रहने लगा। लेकिन 3 माह बाद मैं तंदुरुस्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमजोरी दूर होती गई। 1 साल बाद मेरी सेहत फिर वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। फिरदौस के हमरा गुजरे हुए लम्हात में भूल ना पाया था। वो मेरी जिंदगी का हासिल थे। मेरी तब्दीली अब अपने शहर हो गई थी। घर वालों को अब मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं फिरदौस से शादी कर चुका था। मैं उसके अलावा अब किसी का तसव्वुर ही ना कर सकता था। मैं घर वालों को फिरदौस के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, बल्कि मुझे पागल समझा जाने लगेगा। इसलिए मैंने किसी को भी ना बताया कि मैं एक दूसरी मखलूक से शादी कर चुका हूं। घर वालों के बेहद इसरार पर मुझे हथियार डालने ही पड़ गए। सादिया मेरी बीवी बनकर आ गई। सादिया मेरे करीबी रिश्तेदारों में से थी। पूरी बिरादरी में उस जैसी हसीन लड़की न थी। मैं उसे पसंद करता था, मगर फिरदौस से मुलाकात होने से पहले अब मजबूरन मुझे उसके साथ निभाह करना था। वो हमारी सुहागरात थी, अरमानों और उमंगों भरी रात। उस रात मुझे फिरदौस बहुत याद आई, और साथ ही उसके आखिरी अल्फाज भी कि अब शादी ना करना वरना नुकसान उठाओगे। मगर मैंने उन्हें भुलाकर आगे बढ़कर सादिया का घूंघट उलट दिया। मैंने सादिया को अंगूठी पहनाई और फिर मोहब्बत की दुनिया में खो गए। वो रात मेरे और सादिया के मिलन की पहली और आखिरी रात साबित हुई। सादिया ने मुझसे तलाक लेकर किसी और जगह शादी कर ली, क्योंकि मैं मर्दाना सलाहियतों से महरूम हो गया था।
शायद इसी नुकसान का जिक्र फिरदौस ने किया था। मैं अब भी तन्हा हूँ और फिरदौस की यादों को सीने से लगाए जी रहा हूँ। मैं अब भी इस आस और उम्मीद में हूँ कि शायद कभी वो हुस्न की देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए। मैं नहीं जानता कि फिरदौस कौन थी, उसका ताल्लुक किस दुनिया से था, वो मुझ पर क्यों मेहरबान हुई और मुझे किस जुर्म की पादाश में कुव्वत से महरूम कर दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।